दोस्तों मैं अनुज आप सभी लोगों का सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की टीयर 2 की फर्स्ट क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास के अंदर हम सोल्व करने वाले हैं 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। 2017 का वो पेपर जो टीयर 2 के अंदर आया था। सो यहां पर उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, साथ में यहां पर हम अप्रोच के ऊपर भी बात करेंगे कि आपको कैसे एग्जाम्स में से जो क्वेश्चंस है उनके आंसर निकालने हैं, कैसे लिखना है, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर हम 1 बाय 1 डेली की जो क्लासेज आएंगी उनके अंदर करवा देंगे, क्योंकि टीयर 2 उन सभी बच्चों के लिए बहुत हार्ड रहने वाला है जिनको राइटिंग में जो है लिखने में जिनको प्रॉब्लम है, जिन्होंने आज से पहले कोई इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की है। बट आपको टेंशन नहीं लेनी, आप बस हमारी क्लास को फॉलो करते जाइए, जैसे हम आपको बता रहे हैं उनको फॉलो करते जाइए और आप देखेंगे एग्जाम तक आप बिल्कुल एक्सपर्ट यहाँ पर बन जाएंगे। सो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर जिन भी बच्चों ने कल की मेरी वीडियो नहीं देखी थी उनको यहाँ पर एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ। 100 नंबर का आपका एग्जाम आता है, 2 घंटे का आपको समय मिलता है। इस 2 घंटे के अंदर आपका जो पैसेज होता है, पैसेज के बेस पर आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पर 30 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। इसके बाद प्रेसी राइटिंग होती है, वो 30 नंबर की आपकी होती है। इसके अलावा एक ऐसे आपको यहाँ पर लिखना होता है, वो 40 नंबर का होता है और टोटल ये 100 नंबर का आपका पेपर होता है। और इसके लिए आपको 2 घंटे यहाँ पर दिए जाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें कुछ भी नहीं आता है, सारी चीज़ें आपको पेन दी जाएंगी, पेपर दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, सो लिखने की प्रैक्टिस और एक अच्छी चीज़ लिखने की, मतलब कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको आना चाहिए। ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज टीयर 2 के अंदर आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जो मेरिट बनेगी वो आपकी जो टीयर 2 प्लस इंटरव्यू जो होता है उनके बेस के ऊपर ही आपके जो डिसाइड किया जाता है कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। सो टीयर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि मार्किंग स्कीम्स क्या हैं जो नए बच्चे थे उनको, और बाकी डिटेल में अगर देखना है तो आप मेरी कल वाली वीडियो चैनल पर जाकर देख लेना। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैसेज थे। ठीक है, 3 चीजें मैंने यहां पर आपको बताई हैं। फर्स्ट चीज मैंने बताई है आपको पैसेज, ठीक है, दूसरी मैंने बताई आपको प्रेसी राइटिंग, और थर्ड है आपका ऐसे। अब अगर हम एक ही दिन में सारी चीज़ें करेंगे तो वो ओवरलोड हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि कुछ नई चीज़ें आप कर रहे हो। ठीक है, सो आज हम पैसेज करेंगे, कल प्रेसी राइटिंग, और थर्ड जो है वो हम ऐसे करेंगे। और इसी तरह हमारी 3 क्लासेस चलेंगी। एक दिन पैसेज चलेगा, एक दिन ऐसे चलेगा और एक दिन प्रेसी राइटिंग चलेगी। और इसके अंदर मैंने आपको कल भी बताया था 50-50 इंटू में 3 150 टॉपिक्स, हम सबके 50 ईच, हम सबके 50-50 टॉपिक करेंगे, जिससे कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हैं वो आपको समझ में आ जाए और एक आपको लिखने की जो एक हुनर है, एक कला है, उसमें भी आप बिल्कुल माहिर हो जाओ। ठीक है, चलिए सो सबसे पहले एक पैसेज है 2017 के अंदर पूछा गया था, जो गांधी जी की जो सेल्फ सफिशिएंसी है, मतलब कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट जब होता है आदमी, आत्मनिर्भरता के ऊपर ये एक पैसेज है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम पैसेज को रीड करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए। ठीक है, चलिए। Mahatma Gandhi's idea about self-sufficiency and handicraft were directly related to his view on industries and industrial society। ठीक है, आप जो उनके जो आत्मनिर्भरता के और जो हैंडीक्राफ्ट है, आपके हस्त जो कला है, उससे रिलेटेड जो उनके व्यूज़ थे वो डायरेक्टली रिलेटेड थे आपके किससे थे, इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल आपकी जो सोसाइटी है उससे। गांधी जी का बिलीव था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो क्या होती है, एंडलेस प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि वो प्रोडक्शन करती जाएंगी करती जाएंगी करती जाएंगी, और उससे क्या होगा, दिस प्रोड्यूस ग्रीड एंड रिजल्टेड इन कंपटीशन, और इससे लालच बढ़ेगा और लालच बढ़ने से कंपटीशन बढ़ेगा। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस वाज वायलेंस एंड वॉर। और इसी वजह से जब लालच बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, या तो इसके पीछे हिंसा होती है या युद्ध होता है। ठीक है, सो इवन इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, गांधी जी आर्ग्यूड इट वॉज पॉसिबल टू फाइंड लार्ज एरिया इन इंडिया दैट वर अनटच्ड बाय इंडस्ट्रीज। गांधी जी ने कहा 20वीं सदी के अंदर एक ऐसे एरिया को आपको फाइंड आउट करना चाहिए जो कि इंडस्ट्री से अनटच है यहाँ पर। ठीक है, एक ऐसा एरिया जो इंडस्ट्री को छू ही नहीं पाया, जहाँ तक इंडस्ट्री आपकी पहुँच ही नहीं पाई है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड इट्स सिविलाइजेशन ले इन दीज विलेजेज विच वर गवर्न्ड बाय सिंपल नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी।
कहते हैं कि एक लार्ज एरिया जो फ्यूचर है वो कहाँ पर है, विलेज के अंदर है, जो यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी के मतलब जो सेल्फ आत्मनिर्भर वाला जो के रूल्स के ऊपर जो क्या करता है, गवर्न यहाँ पर करता है। गांधी जी वांटेड टू रिवाइव दीज विलेजेस, देयर क्राफ्ट इकोनॉमी एंड देयर प्रैक्टिस एंड मेक देम रिप्रेजेंट ए सिस्टम दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटीज। गांधी जी एक ऐसे विलेज के सिस्टम को जनरेट करना चाहते थे, उनको रिवाइव करना मतलब पुनर्जीवित करना, ऐसे सिस्टम को पुनर्जीवित करना चाह रहे थे, ऐसे गांवों को पुनर्जीवित करना चाह रहे थे, उनकी कला को करना चाह रहे थे। जो इंडस्ट्रीज, जो वेस्टर्न सोसाइटीज की जो उस समय में ब्रिटिश रूल के ऊपर जो आपकी सोसाइटीज थी उनसे वो बिल्कुल अलग हो यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो विजन का मेन पार्ट क्या था, हैंडीक्राफ्ट, मतलब कि आपकी हस्तकला, आप कोई ना कोई ऐसी हस्तकला कीजिए जिससे कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, ठीक है। चलिए दूसरे पहरे के अंदर यहां पर आपको बताया गया है, गांधी जी ने इम्पेसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला को, स्पेशली स्पिनिंग एंड वीविंग। आपका चरखा काटना जो और सूत काटना जो होता है उसके ऊपर चरखा चलाओ और सूत काटो। इसके साथ ही उन्होंने अदर हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर भी जोर दिया जो कि हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन था, मतलब कि बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट ऐसे थे जैसे कि आपको बैम्बू की टोकरियां बनानी, बैम्बू के कुछ और चीजें बनानी, बांस के, वो ऑक्यूपेशन उनका हेरिडिटरी था, बाप दादा करते आ रहे थे, वो भी कर रहे थे, तो उन्होंने उसके ऊपर भी जोर यहां पर दिया कि हर विलेजर को वो काम भी यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला द डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट वुड ऐड टू द टोटल रिसोर्सेज ऑफ द इंडिविजुअल एंड द विलेज एंड दस एनेबल बोथ टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। कहता है जो भी आप ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह करेंगे ना, वो टोटल रिसोर्सेज एक आदमी के अंदर, एक इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक व्यक्ति के वो जो रिसोर्सेज संसाधन है वो ऐड हो जाएंगे, और एक जो विलेज है उसके अंदर भी ऐड होंगे वो, जिससे उनके इनकम होगी या जो भी चीज़ें होंगी उनसे, और उससे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे आपके, ठीक है। चलिए अब ये जो पहरा है आपका, ठीक है, ये पहरा आपका मेनली किसके ऊपर दिया हुआ है, सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर, सेल्फ सफिशिएंट बनना, सेल्फ इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर, और उसके ऊपर भी मेन किसके ऊपर आपका है, हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। चलिए ये आपका ये पहरा हो गया है। इसके बाद जो इसको 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 2 की मैंने बताई, तीसरी की समरी यहाँ पर और मैं बता देता हूँ कि गांधी जी ने यहाँ पर क्या कहा। गांधी जी तीसरे पहरे के अंदर गांधी जी कह रहे हैं कि गांधी जी ने एक ऐसे सिंगल पर्सन थे जिन्होंने जो विलेजेस थे ना, जो इंडियन क्राफ्ट थी ना, उनको खोने से बताया, उनको जो एक तरह से, और उनको क्या किया, विलेज इकोनॉमी को देखो, हु सक्सेसफुली प्रिवेंटेड द टोटल एक्लिप ऑफ इंडियन क्राफ्ट बाय रेगुलेटिंग देम टू द विलेज इकोनॉमी। उन्होंने किससे बचाया उनको, उनने यहाँ पर जो भी ये विलेज की क्राफ्ट थी उसको टोटल में क्या किया, रेगुलेट किया उनको, किसमें, विलेज की इकोनॉमी के अंदर, एंड कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, और उनको जो राजनीतिक आज़ादी थी, जो राजनीतिक आज़ादी थी उससे उनको क्या किया, उनसे उनको बचाया कि भाई जो उनके ऊपर दबाव पड़ते थे, जो उनके ऊपर राजनीतिक दबाव थे, उन सब से उनको अलग रखकर एक अलग जगह, अलग तरीके से उसको विलेज इकोनॉमी के रूप में उसको क्या किया, उन्होंने रेगुलेट किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंबल ऑफ जो है पीपल से क्या कहा कि आप स्पिनिंग करें, आप स्पिन करें अपनी ओन कॉटन, मतलब आप अपना चरखा खुद काटें, और इस तरीके से आप अपना कॉटन खुद बना पाएंगे, कपड़ा खुद बना पाएंगे, और जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर जिनके ऊपर आप कपड़े के लिए डिपेंड होते हो वो यहां पर आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए इस वाले पहरे के अंदर वो कह रहे हैं गांधी जी एक समय में बहुत सारे काम करते थे, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, और उन्होंने, उनको पता था, उन्होंने पुनर्जीवित किया जो हैंडीक्राफ्ट को, जो गांवों के लिए क्या थे, एक आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था एक लाइफ का, पहले विलेजेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उन्होंने चरखा काटना, सूत काटने के ऊपर जोर दिया वहां पर, ठीक है, ताकि लोग जो है वो ये बेटर यहाँ पर जी सके, और जो लाइफ है वो यहाँ पर बेटर हो सके, ठीक है। और जो एक प्रत्येक सिंगल आदमी और जो गांव है वो यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट, मतलब कि इंडिपेंडेंट बन सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, मेनली इंडस्ट्रीज के ऊपर यहाँ पर डिपेंड ना रहे, ठीक है। चलिए और उसी के बाद अगर मैं लास्ट वाले की बात करता हूँ तो गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि जो आइडिया है सेल्फ सफिशिएंसी का, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट का, वो गांधी जी के लिए बहुत ज़रूरी था। और उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि जो विलेज है वो अपनी फसल को खुद उगाएं, यहाँ पर अपने फूड को खुद उगाएं, इसके साथ ही यहाँ पर उनको अपने जो फूड और जो रिसोर्सेज वो उगाते हैं उनको अपने पशुओं के लिए यहाँ पर रखना चाहिए। और इसके अलावा उन्हें प्लेग्राउंड्स वगैरह के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए प्लेग्राउंड्स का यहाँ पर निर्माण करना चाहिए, और जो लैंड अवेलेबल है उसके ऊपर उन्हें यूजफुल जो क्रॉप्स है वो लगानी चाहिए।
और तंबाकू अफीम वगैरह की जो खेती है उनको बंद करना चाहिए। जो पहले अंग्रेज आपसे अफीम की खेती करवाते थे उनको बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ ही गांवों में थिएटर, स्कूल, पब्लिक हॉल जो है वो भी ओपन होने चाहिए और कंपलसरी जो है वो एजुकेशन भी होनी चाहिए, जिससे कि सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो वो यहाँ पर सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, सेल्फ सफिशिएंट यहाँ पर बन सके। सो ये एक ब्रीफ है आपका पैसेज का जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का है, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, मतलब टोटल जो है 30 मार्क्स का आपका ये पूरा 5-6 जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे रहने वाले हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, राइट इन योर ओन वर्ड्स एज टू व्हाट गांधी जी मीन्ट बाई सेल्फ सफिशिएंसी। आपको अपने शब्दों में लिखना है कि गांधी जी जो थे वो सेल्फ सफिशिएंसी मतलब कि आत्मनिर्भर बनने के बारे में वो क्या सोचते थे, उनसे उनका क्या मतलब था। अब देखिए, दो चीज यहां पर होंगी, एक यहां पर क्या होगी कि भाई आपको अपने शब्दों में लिखना है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं आप पैसेज की कॉपी टू कॉपी करें। जैसे कि मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, आपको खुद भी समझ में आ गया कि मैं आखिर में आपको क्या समझा रहा हूं कि गांधी जी कह रहे हैं कि गांवों में हैंडीक्राफ्ट के ऊपर जोर देना चाहिए जिससे कि वो खुद डेवलप हो सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। उसके ऊपर आप यहां पर अपने विचार जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं और हेल्प आप ले सकते हैं पैसेज से भी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए, अब जो है ये मैंने हैंड रिटन आपके लिए किया। बहुत सारे स्टार्टिंग में बच्चे कहेंगे सर ये आप कहाँ से आंसर उठा रहे हो, तो देखिए अगर आपको भी तैयारी करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। कल रात को 11:30 बजे मैंने सारे नोट्स आप देख सकते हैं, सारे फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ मैंने अपनी नोटबुक में लिखे और उसके बाद ही मैं आपको यहाँ पर ये करवाऊंगा, ठीक है। सो इनके सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब हम उन सॉल्यूशन को पढ़ेंगे कि आखिर में वो सेल्फ सफिशिएंसी का जो मतलब है गांधी जी का वो क्या है, बट इसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन सेम इसी चीज़ को जो मैंने हैंड रिटन लिखी इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया आपके टेक्स्ट मोड में। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2022 डिस्क्रिप्टिव पेपर 2017 का हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। सॉल्यूशंस यहां पर हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट गांधी जी मीन्ट बाय सेल्फ सफिशिएंसी। गांधी जी का मतलब सेल्फ सफिशिएंसी का यहां पर क्या था, तो आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार सेल्फ सफिशिएंसी मीन टू बी इंडिपेंडेंट, उनका मतलब था कि इंडिपेंडेंट होना मतलब कि स्वतंत्र होना, अपने पैरों पे खड़ा होने का मतलब क्या है, सेल्फ सफिशिएंट यहां पर, ठीक है। उसके बाद गांधी जी बिलीव्ड इन ए सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। गांधी जी विश्वास करते थे कि जो जो विलेज की इकोनॉमी है, जो विलेज की गांवों की अर्थव्यवस्था है वो आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बने, और जो इकोनॉमी है वो गांवों की कैसी हो, आत्मनिर्भर मतलब जो गांव के लोग हैं जो वहां रहते हैं वही उस इकोनॉमी को बनाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, ठीक है। चलिए, ही एम्फेसाइज्ड द हैंडक्राफ्ट टू गिव बैक द इंडिविजुअल द डिग्निटी टू रेगुलेट देयर लाइव्स। वो जोर देते थे, एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है जोर देते थे हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, कि आप अपनी कोई भी एक, जैसे चरखा काटना, बांस की टोकरियां बनाना, इस तरह से कोई हैंडीक्राफ्ट करे, कोई हस्तकला को आप अपनाएं, जिससे कि जो इंडिविजुअल है, जो एक प्रत्येक व्यक्ति है, वो एक सम्मानजनक अपनी जिंदगी को जी सके, किसी के ऊपर आश्रित ना रहे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता था। गांधी जी wanted village to develop their economics to meet the basic requirements of the villagers। गांधी जी मानते थे, चाहते थे कि जो गांव हैं वो अपने संसाधन हैं जो वो खुद अपने डेवलप करें, जैसे कि अपनी फसलें उगाना, अपनी कॉटन उगाना, पशुओं के लिए चीज़ें उगाना, अपनी स्कूल कॉलेज अपने जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, जिससे कि सो दैट देयर डिपेंडेंसी ऑन फैक्ट्रीज वुड बी रिड्यूस, जिससे कि अंग्रेजों के टाइम में जो डिपेंडेंसी थी, जो अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड रहा करते थे, वो डिपेंडेंसी क्या हो जाए, कम यहां पर हो जाए, ठीक है। एंड विलेजर्स इंडिविजुअल्स कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट। और जब डिपेंडेंसी कम होगी, जब आप किसी पे डिपेंड कम रहेंगे, तो आपका देश, आप स्वयं और आपके गांव इंडिपेंडेंट बनेंगे, सेल्फ स्टैंड बनेंगे और आप आत्मनिर्भर यहां पर बनोगे। सो गांधी जी का ये मतलब था सेल्फ सफिशिएंसी का, ठीक है। अब ये सारी चीजें कहां से उठाई हैं, पैसेज के अंदर से उठाई हैं। पैसेज मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, लेकिन इसके अंदर कुछ अपने वर्ड्स भी हमने यहां पर क्या किए हैं, यूज किए मैंने। सो यहां पर अब आपको पता लगा कि अगर ये सवाल आएगा तो इसका आंसर हमें कैसे देना है, ठीक है। पहला सवाल हो गया। अब चलते दूसरे सवाल पे।
What was the drawback with the industrial societies? इंडस्ट्रियल जो सोसाइटीज थे उनके ड्रॉबैक क्या थे? सो आंसर क्या है? गांधी जी बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज वर बेस्ड ऑन ए एंडलेस प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं वो एंडलेस प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज के ऊपर है, जो मैंने आपको बताया था कि वो प्रोडक्शन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एंड दिस प्रोड्यूस्ड ग्रीड एंड रिजल्टेड इन कंपटीशन, और ये लालच को बढ़ाएगा, लालच से कंपटीशन बढ़ेगा। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस वॉज वायलेंस एंड वॉर, और इसका एंड जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या होगा? वो होगा आपकी हिंसा होगी या फिर युद्ध इसके पीछे छिड़ जाएंगे। ठीक है, सो ये इसके क्या है? ड्रॉबैक यहाँ पर आपके हैं। ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब। और ये चीज़ यहाँ पर मैंने कहाँ बताई थी आपको, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। कहाँ गया? काफ़ी पीछे चले गए, ये रहा। ठीक है, ग्रीड एंड रिजल्टेड इन कंपटीशन, वॉयलेंस एंड वॉर, यहाँ से हमने इसको उठाया। ठीक है, चलिए अब चलते तीसरे वाले के ऊपर। तीसरा सवाल जो है वो आपका यहाँ पर क्या है? ये रहा। हाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया लेज इन विलेज। गांधी जी का मानना, कैसे मानना था कि जो फ्यूचर है विलेज इंडिया का वो गांवों में रहता है। सो इस चीज़ को एक बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, इस पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊं अगर यहाँ पर, कि गांवों के अंदर, विलेज के अंदर हमारी एक लार्ज पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, एक लार्ज जो पॉपुलेशन है वो गांवों में रहती है, और उसके अंदर यूथ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जो युवा हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अब उन युवाओं में से बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। क्या है? बेरोजगार है, और वो इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, जो इंडिया की इकोनॉमी है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं। सो ऐसे में गांधी जी का ये विचार था कि उन सभी लोग जो भी बेरोजगार है उनको हैंडीक्राफ्ट के ऊपर जाना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट का मतलब हस्तकला, कोई भी एक ऐसा, जैसे चरखा काटना, कॉटन बनाना, बैम्बू का कुछ करना, आपका जो भी चीज़ें आप कर सकते हो, जिससे कि जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, जो लोग खाली बैठे हैं, वो यहाँ पर काम करें, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करे। सो इसीलिए यहाँ पर कहा गया था कि जो इंडिया की जो फ्यूचर है वो गांवों के अंदर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका गांवों के अंदर रहता है। उनके पास अगर एक रिसोर्सेज पहुंच जाए तो वो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन लाइज इन द विलेजेस, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन गांवों में रहती है। गांधी जी एम्फेसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट, स्पेशली स्पिनिंग एंड वीविंग। जो गांधी जी थे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट के ऊपर जोर दिया, स्पेशली क्या? चरखा चलाना और सूत काटना के ऊपर, सो दैट पीपल वुड बी एबल टू लिव। ये लिव ये वाला नहीं है, ये लिव है आपका LIVE, जीने वाला, लिव बेटर सिंस दे वुड हैव अनदर सोर्स ऑफ लिवलीहुड। तो इससे उन्होंने क्या फायदा बताया? इससे उन्होंने फ़ायदा बताया कि इससे जो लोग हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक और सोर्स होगा जीने का। मान लो अभी तक वो अंग्रेज़ों के लिए नील की खेती करते थे। ठीक है, नील की खेती करते थे, वो डिपेंड थे फॉरेनर्स के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर। बट जब इनके पास खुद का काम होगा तो वो यहाँ पर अपना और अच्छे से गुजारा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जो इससे इनकम होगी इनकी, वो खुद के ऊपर वो यूज कर सकते हैं, जबकि अंग्रेज जो है वो उनको बहुत कम मेहनताना जो है वो यहाँ पर दिया करते थे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जो लिवलीहुड है वो भी अच्छे से जी पाएंगे, और इंडिविजुअल्स जो लोग हैं, सिंगल लोग हैं, एंड विलेजेस विल बिकम मोर सेल्फ सफिशिएंट, और जो विलेजेस हैं या लोग हैं वो ज़्यादा आत्मनिर्भर बन पाएंगे इससे। इन दिस वे दे विल हेल्प टू इनहेंस द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड हेल्प द कंट्री टू बिकम इंडिपेंडेंट। और इस तरीके से वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक पार्टिसिपेट भी करेंगे, और इंडिया जो हमारी कंट्री है, विलेजेस है, उनको इंडिपेंडेंट बनने पर भी जो है मदद यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सो यहां पर इसीलिए उन्होंने कहा गया था कि सारे लोग अगर हैंडीक्राफ्ट को अपना लेते हैं, कोई ना कोई काम को अपना लेते हैं, तो इससे जो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पे, और इससे इसीलिए उन्होंने कहा कि जो फ्यूचर है वो अब भी गांवों के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, थर्ड है वाई हैंडीक्राफ्ट्स वर इंपॉर्टेंट फॉर रिवाइवल ऑफ विलेजेज। जो हैंडीक्राफ्ट है वो गांवों के पुनरुत्थान के लिए कैसे जरूरी हैं? सो देखिए, गांधी जी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड सम अदर हैंडीक्राफ्ट्स व्हिच वर ए पार्ट ऑफ हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी विलेजर्स। ये चीजें मैंने आपको पैसेज में पढ़ के समझाई थी कि गांधी जी ने हैंडीक्राफ्ट के ऊपर जोर दिया, और उन हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर भी जोर दिया जो उनके पुश्तैनी थे, जैसे कि आपके टोकरियां बनाना, या फिर आपका
और जो आपकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सूत काटना, कोट या धागा बनाना, तो जो काम इनके पुश्तैनी थे उन कामों के ऊपर ही गांधी जी ने जोर दिया। फॉर हिम, गांधी जी के लिए, मतलब गांधी जी के लिए हैंडीक्राफ्ट्स वर एन इंटरगल एंड वाइटल पार्ट टू रिवाइव विलेजेज। जो हैंडीक्राफ्ट है ना, वो गांधी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक वाइटल पार्ट था। किसके लिए? गांवों के पुनरुत्थान के लिए। टू मेक देम सेल्फ सफिशिएंट, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। एंड टू गिव बैक टू इंडिविजुअल्स द डिग्निटी टू रेगुलेट देयर लाइव्स, और प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए एक सम्मान पूर्वक जीवन देने के लिए। ठीक है, He was reviving a handicraft which had been a vital component of village life. वो क्या कर रहे थे? वो रिवाइव कर रहे थे। कैसे? एक हैंडीक्राफ्ट को जो एक वाइटल पार्ट रहा है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है काफ़ी टाइम से गांवों का, थ्रो द रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। जैसे कि चरखा काटना, पहले से आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, पहले चरखा काटा करते थे और सूत को आपको जो है सूत बिना करते थे। सो उस काम को गांधी जी ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। पीपल वुड बी एबल टू लिव बेटर सिंस दे वुड हैव अनदर सोर्स ऑफ लिवलीहुड, और इस हैंडीक्राफ्ट की वजह से पीपल ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे क्योंकि उनके पास एक और सोर्स होगा आपके पास इनकम का। ठीक है, क्योंकि इनसे इनको एक एक्स्ट्रा इनकम भी यहाँ पर मिलेगी। इंडिविजुअल्स एंड विलेजेस वुड बिकम मोर सेल्फ सफिशिएंट, इससे विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे। एट द सेम टाइम द इवन बिगर पर्पज ऑफ फाइटिंग द बैड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म वुड आल्सो बी मीट, और इसी से ही सबसे ज़्यादा काम क्या होगा? जो इंडस्ट्रियल है, जो आपकी इम्पैक्ट था, आप डिपेंड थे इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए अंग्रेज जो इंडस्ट्रीज थी भाई उन्हीं से जो सामान आएगा आप वही यूज करेंगे, वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी। और उसका जो बैड इफेक्ट आप पे पड़ेगा, जो मैंने बताया था वॉर और वायलेंस, हिंसा और युद्ध, उससे भी आप यहाँ पर बच सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर गांवों के अंदर हैंडीक्राफ्ट को पुनरुत्थान के लिए गांधी जी ने ये कहा कि जो हैंडीक्राफ्ट है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं एंटोनियम से, आपका पांचवा जो सवाल है वो एंटोनियम यहाँ पर है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये देखिए, राइट एंटोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द अबाउट स्टेंजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ग्रीड पर कर रखा है यहाँ पर, ये देखिए, इसके बाद सिंपल पर कर रखा है, इसके बाद यहाँ पर आपका डेवलपमेंट पे है, इसके बाद आपका डेवलपमेंट के बाद हो गया आपका एक और यहाँ पर होगा पीछे की तरफ। ठीक है, क्रिएटिव हो गया आपका। ठीक है, एक आपका यहाँ पर एक और मिलेगा आपको, वो पीछे है फ्री के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट के ऊपर। सो कहाँ गया हमारा? हाँ, अब एंटोनियम्स के ऊपर एक बार हम बात कर लेते हैं, देखते हैं कि जो 5 एंटोनियम्स अंडरलाइन कर रखे हैं उनके एंटोनियम्स यहाँ पर क्या कुछ होने वाले हैं। तो एंटोनियम्स में सबसे पहले यहाँ पर आता है ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालच, आप लालच करना किसी चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर लालच का जो एंटोनियम है वो है डिसलाइक। ठीक है, लालच कब आती है? जब किसी चीज़ को आप पसंद करते हो, और डिसलाइक करना मतलब हमें पसंद नहीं है तो लालच भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अपैथी। अपैथी का मतलब होता है किसी से मन हट जाना। एक तरह से अपैथी का मतलब होता है एक तरह से जैसे कि आपका एक तरह से मोह भंग हो जाना किसी से। ग्रीड का मतलब मोह पड़ जाना, और अपैथी का मतलब मोह भंग हो जाना, और इनडिफरेंस का मतलब भी यही होता है, एक तरह से मोह भंग होना टाइप का। आप समझ सकते हो कि यार वो दोनों में इनडिफरेंस है, मतलब कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ना किसी चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद है सिंपल। सिंपल का मतलब आपको पता ही है, सिंपल होता है। और इसका जो एंटोनियम वो कॉम्प्लेक्स मतलब कि बड़ा कठिन, डिफ़िकल्ट हार्ड, एलोबरेट मतलब भी होता है कठिन, और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब भी क्या होता है आपका डिफ़िकल्ट मतलब कठिन चीज़ कोई भी। ठीक है, चलिए उसके बाद है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है? अब डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना है यहाँ पर। ठीक है, तो और इसके बाद आपके पास सबसे पहले तो आ जाता है डेटेरियोरेशन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपका डेटेरियोरेशन का, तो यहाँ का मतलब होता है विध्वंस करना, विध्वंस करना। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी चीज़ को निर्माण करना, डेवलप करना, और इसका मतलब विध्वंस करना। और डेप्रिसिएशन का मतलब किसी चीज़ को कम कर देना। डेवलप का मतलब है बढ़ाना, डेप्रिसिएशन का मतलब कम कर देना, इसका मतलब होता है कम करना। और डिमोलिशन का मतलब भी होता है कि आपको गिरा देना किसी चीज़ को। जैसे आपने सुना होगा बिल्डिंग जो है उसको डिमोलिश किया जा रहा है, मतलब गिराया जा रहा है। तो डेवलप मतलब बनाना, डिमोलिश का मतलब गिराना। ठीक है, याद रख लेना। क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब क्या होता है आपका एक तरह से हम कहते हैं कि आप क्रिएटिव हो, आपके अंदर कला
कलापूर्ण जो है, जो किसी नई चीज का निर्माण करने वाला, ठीक है। सो यहाँ पर आपका होता है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है आपका एक तरह से बांझ टाइप का, जिसका कि जिसमें भी कुछ भी ना हो। ऊसर, ऊसर जो कहते हैं ना भूमि, यार बिल्कुल ये तो ऊसर भूमि है जिसपे कुछ नहीं उग सकता। क्रिएटिव का मतलब कुछ नया बनाना, ठीक है। स्ट्रेल का मतलब होता है कि कुछ आपका बांझ ऊसर भूमि जिसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अनइमेजिनेटिव का मतलब जिसकी सोच ही ना हो। अनइमेजिनेटिव जो इमेजिन में ही नहीं है, ठीक है, जो जो इमेजिन नहीं कर सकते वो क्रिएट क्या करोगे। अनइंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से इंस्पायर होगे, तो अब आप मेरे से इंस्पायर हो कि सर हमें भी पढ़ना है, आप पढ़ते हो तो हमें भी ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट जैसे की तैयारी करनी है, तो आप इंस्पायर हुए। और अगर आप इंस्पायर नहीं होगे तो आप कुछ नया नहीं करोगे। अनइन्वेंटिव, इन्वेंटिव का मतलब होता है कुछ नया इन्वेंट करना, आविष्कार करना। अनइन्वेंटिव मतलब कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए अब फाइनल, फाइनल का मतलब होता है अंतिम बिंदु। तो इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग, फोरमोस्ट का मतलब होता है सबसे पहले, और कमेंसिंग का मतलब भी होता है प्रथम, पहला, ठीक है। सो ये यहाँ पर एंटोनियम थे आपके 5 जो वर्ड हाईलाइट कर रखे थे उनके। वो आप स्टार्टिंग में जब वीडियो जो मैंने पैसे दिखाए थे उसमें आपको दिख जाएंगे कौन कौन से वर्ड हाईलाइट हैं, वहां से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। भाई 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब यहां पर आपको क्या करना है, सिनोनियम बताने हैं। सिनोनियम होते हैं आपके समानार्थी, और एंटोनियम होते हैं आपके विपरार्थी, विपरीतार्थी, ठीक है, उल्टा। तो सिनोनियम बताने, लेकिन सिनोनियम के लिए भी एक कंडीशन है आपकी। सिनोनियम ऐसे बताने पहरे में से छाट के। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं एक ही बात करूं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। और दिया हुआ है पैरा नंबर 1 के अंदर, उसके आंसर को क्या करना है, सिलेक्ट, आपको ढूंढना है। चलिए पैरा नंबर 1 हम यहां पर देख लेते हैं। ये हमारा पैरा नंबर 1 हो गया। अब देखिए, अब यहां पर आपको ढूंढना है कि अनंत वर्ड कहां पर है। तो देखिए गांधी जी आइडिया अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी एंड हैंडीक्राफ्ट्स वर डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज व्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। गांधी जी बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वर बेस्ड ऑन ए एंडलेस प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। तो देखिए यहां पर एक वर्ड आया है एंडलेस, एंडलेस। अनंत का मतलब वो होता है जो कभी खत्म ना हो। अनंत का मतलब क्या है, जो कभी खत्म ना हो। और एंडलेस का मतलब भी क्या है, जिसका कोई अंत ना हो, एंड ना हो। सो एंडलेस इज योर राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ढूंढने हैं आपको इसके अंदर से वर्ड। एंटोनियम खुद से बताने हैं, सिनोनियम पैराग्राफ के अंदर से ढूंढने हैं। तो ढूंढना भी आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए कोई चीज बहुत। भाई मैं कहता हूं कि सांस लेना मेरे लिए एसेंशियल है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पार्ट के अंदर ढूंढना है। चलिए सेकंड पार्ट में चलते हैं। गांधी जी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ये यहां पर देखिए, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस का मतलब कोई चीज आपकी इंपॉर्टेंट यहां पर है, ठीक है भाई। क्या चीज है, इंपॉर्टेंट यहां पर है। एसेंशियल चीज का मतलब इंपॉर्टेंट चीज। तो सेकंड का मिल गया आपको। चलिए थर्ड पे चलते हैं। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर सी की, रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब यहां पर क्या होता है वो आपको पैरा नंबर 3 के अंदर सर्च करना है। सो रेबेलियन यहां पर होता है विद्रोही, मतलब ऐसा कोई विद्रोही या विरोध, विरोध करना किसी चीज का, या विद्रोही जो किसी चीज को रिवोल्ट करते हैं, किसी चीज के अगेंस्ट जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए पैरा नंबर 3 के अंदर हमें ढूंढना है। सो यहाँ पर आप देखेंगे, हम पढ़ते हैं, महात्मा गांधी इन द 20th century was the single individual who successfully prevented the total eclipse of Indian crafts by relating them to the village economy and the concept of political freedom। सो यहां तक आप देखेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहां पर, इससे विद्रोह से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। It turned the humble spinning wheel into a symbol of defense। अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इस वर्ड का डिफेंस का मतलब क्या होता है, विरोध का, ए सिंबल ऑफ विरोध आपका, ठीक है। विरोध का एक सिंबल बना दिया। सो राइट आंसर यहां पर क्या होगा आपका, ये वाला यहां पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ हो गया रिसरेक्शन, ठीक है। रिजरेक्शन जो होता है आपका, ये आपका बनेगा, इसको आप बोलेंगे यहां पर रिजरेक्शन, रिजरेक्शन, ठीक है। रिजरेक्शन जो होता है इसका मतलब होता है पूर्ण जीवन। पूर्ण जीवन मतलब कि दोबारा से आपको किसी चीज को पुनर्जीवित करना, ठीक है। रिजरेक्शन का मतलब यही होता है पुनर्जीवित आपको करना। तो पुनर्जीवित को करने को हमें फोर्थ में देखना है। सो यहां पर है, यहां पर आप देखेंगे रिवाइविंग, ठीक है, रिवाइविंग। सो रिवाइविंग का मतलब क्या होता है, पुनर् उत्थान,
उत्थान, ठीक है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान का मतलब पुनर्जीवित किसी चीज को करना, रिवाइव करना, कि मरे हुए को वापस से जिलाना, पुनर्जीवन करना, रिवाइव करना। सो रिजरेक्शन जो है उसका क्या होगा, आपका रिवाइव यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद लास्ट है इम्परेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जो आपके लिए इम्पेरेटिव हो, इम्पेरेटिव का मतलब इंपॉर्टेंट आपके लिए कोई चीज़, ठीक है। तो इम्पेरेटिव यहाँ पर होगा क्रूशल, ठीक है। इम्पेरेटिव का क्या होगा, क्रूशल, महत्वपूर्ण। इम्पेरेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और क्रूशल का मतलब भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो मतलब यहाँ महत्वपूर्ण आपका, ठीक है भाई, महत्वपूर्ण आपका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर हमने क्या किए हैं, यहाँ पर हमने देखिए पहला सवाल किया, दूसरा, तीसरा, इनके मैंने आपको लिखकर बता दिए। यहाँ पर मैंने आपको एंटोनियम बता दिए, सिनोनियम्स आपको छांटने बता दिए कि आप कैसे करोगे। और ये कंप्लीट आपको मैंने पैसेज कैसे लिखना है, कैसे आंसर्स आपको लिखने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसकी जो आंसर्स मैंने लिखे थे वो यहाँ पर आपको पता लग गए होंगे, वो यहाँ पर आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कैसे मैंने लिखे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब एक चीज़ है, ये तो मैंने लिखे हैं भाई, मेरी लिखी हुई चीज़ मेरे काम आएगी, आपके थोड़ी ना आएगी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको जरिया बता सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूँ। तो अब आपको एक काम करना है, ठीक है। अगर आप खुद भी ऐसे ही आंसर्स और ऐसे ही सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है भाई, चलिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है। यहां पर आपको ये वाला पैसेज ओपन कर लेना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसी के जो 5 आंसर है, 6 आंसर है, उनको अपने वर्ड्स के अंदर छांटना है और आपको अपने ही शब्दों में उसको लिखना है, 5 से 7 लाइनें। और जो भी आप लिखेंगे, जो भी मान लो आपने लिखा है, उसको टेलीग्राम के ऊपर मेरा ऑफिशियल चैनल है फन लर्न बाय अनुज, फन लर्न बाय अनुज, उसके ऊपर उसकी फोटो क्लिक करके और जो पेज आप लिखोगे उसके ऊपर अपना नाम भी डाल देना। मान लो ये पेज है, यहां पर आपने नाम डाला अनुज, ठीक है। और यहां पर अपने आंसर लिख देना 1 2 3 4 5, और उनको एक पीडीएफ बना देना आप, ठीक है। पीडीएफ आजकल ऑनलाइन बहुत इजी बन जाती है, पीडीएफ बनाकर और टेलीग्राम फनलन बाय अनुज के ऊपर भेज देना। वहां पर आपको चेक करके मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे कि आप कितने मार्क्स के ऊपर स्टैंड कर रहे हो आउट ऑफ 30। सो अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो तो ये होमवर्क जरूर करना, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, सिर्फ देख कर रह जाएंगे, तो आपको जो हाथ है वो वहां पर नहीं चलेगा, आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। सो अपने वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है, आइडिया मैंने आपको दिया है कैसे लिखना है। सो कल की जो क्लास होगी वो होगी आपकी प्रेसी राइटिंग आपकी, ठीक है। प्रेसी राइटिंग के ऊपर जो है वो कल की हम क्लास करेंगे और देखेंगे कि किसी भी एक जो आपके पास एक पैसेज दिया है उसकी समरी को आप कैसे बेहतरीन तरीके से सिर्फ और सिर्फ 600 वर्ड्स के अंदर आप यहाँ पर 150 वर्ड्स के अंदर सॉरी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। 600 वर्ड्स के अंदर ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दो। कोई डाउट है तो आप मुझे वो बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर या टेलीग्राम के ऊपर बता देना। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मिस मत करना। सभी लोग जुड़ जाओ जो आपके जानकार हैं, जिनके पास वीडियो नहीं पहुंची उन तक भी पहुंचा दो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी आपको कोई भी नहीं करवाने वाला और ये इतना हार्ड पढ़ने वाला है। आपने खुद देखा है आंसर्स लिखना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप कट ऑफ को क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सीट्स आपको पता है लिमिटेड है, 200 के प्लस वैकेंसीज कुछ हैं। सो ऐसे में अपनी जगह बनानी है तो तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, बस आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तैयारी करते रहो। सो मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।